जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो 12वीं बीए सेकेंड ईयर आईएएस आरएएस फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज के अपने टॉपिक के अंतर्गत जो है वो है जनजाति, और जनजाति में अपने बात करेंगे एस्किमो की। एस्किमो जनजाति की अपने बात करेंगे। तो एस्किमो क्या है? एस्किमो है एक जनजाति। जनजाति या जनजातियां क्या है? तो ऐसे लोग जो आदिम ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं जनजाति कहलाते हैं। ऐसे लोग जो पुराने ढंग से पुराने रीति रिवाजों परंपराओं और अपने विशेष सांस्कृतिक समूह के आधार पर जीवन यापन करते हैं उसे जनजाति के नाम से जाना जाता है। और विश्व के अंदर लाखों जनजातियां हैं जिसमें से आज अपने एस्किमो जनजाति की बात करेंगे। एस्किमो जनजाति विश्व के सबसे बड़े विस्तृत एरिया के अंदर निवास करने वाली जनजाति है। तो अपने बात करते हैं एस्किमो की। तो सबसे पहले इसका अर्थ कि एस्किमो का अर्थ क्या है। एस्किमो के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला, यानी कि ये लोग जब उत्तरी अमेरिका के लोगों के संपर्क में आए, उत्तरी अमेरिका के लोग इनके इलाके में गए तो उत्तरी अमेरिका के लोगों ने देखा कि ये लोग कच्चा मांस खाते थे। इसलिए अमेरिका के लोगों ने इन लोगों को नाम दे दिया। क्या नाम दिया? एस्किमो। और एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। इनकी पहचान की अगर बात करें तो कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेश के निवासी, ये इनकी विशेष पहचान है कि ये कच्चा मांस खाते हैं और बर्फीले प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। तो अपने इनका इलाका कौन सा है, निवास क्षेत्र कौन सा है, तो अपने उसकी बात करें निवास क्षेत्र की। निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो जनजाति के लोग बहुत बड़े यानी कि विस्तृत एरिया के अंदर है या क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा एरिया है वो एस्किमो जनजाति का है। ये लोग 3 महाद्वीपों में निवास करते हैं। 3 महाद्वीपों के अंदर ये लोग निवास करते हैं। ऐसी कोई जनजाति नहीं है जो इतने ज्यादा महाद्वीपों में निवास करती हो। 3 महाद्वीपों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप और तीसरा महाद्वीप है वो है एशिया। इन 3 महाद्वीपों के अंदर एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो निवास करते हैं। अगर अपने उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अंदर यहां अलास्का, कनाडा और यहां पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और इस पर यूरोप का एक देश है डेनमार्क जिसका कब्जा है। यूरोप के अंदर अगर अपने बात करें तो यूरोप के अंदर यहां पर है स्कैंडिनेविया के अंदर निवास करते हैं। स्कैंडिनेविया के अंतर्गत जो देश आते हैं उनमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड
ये देश शामिल किए जाते हैं। तो इस इलाके के अंदर भी ये लोग निवास करते हैं। और इसी के साथ शुरू होता है एशिया का एरिया, और इसमें है साइबेरिया। साइबेरिया है वो रूस के अंदर है, रूस रशिया में। तो ये इनका इलाका है, निवास क्षेत्र है, जिसके अंदर ये लोग निवास करते हैं। यानी कि 3 महाद्वीपों के अंदर ये लोग निवास कर रहे हैं। अब इनके अन्य नामों की अपने बात करते हैं, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है तो इनके अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के अंदर अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड की अगर बात करें, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, तो इन इलाकों के अंदर इन्हें एस्किमो के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, जिसमें अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड को शामिल किया जाता है, यहां पर एस्किमो जनजाति को एस्किमो के नाम से ही जाना जाता है। दूसरी अपने अगर स्कैंडिनेविया की बात करें, स्कैंडिनेविया के अंतर्गत अपने देशों की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, यहां पर इन्हें लेप्स के नाम से जाना जाता है। ये स्कैंडिनेविया के जो देश है, यहां पर इन्हें लेप्स के नाम से जाना जाता है। लेप्स के नाम से यहां पर ये मशहूर है, अपने आप को यहां पर ये लोग लेप्स के नाम से संबोधित करते हैं। फिर अपने एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर ये लोग रूस में निवास करते हैं, और रूस का इलाका है साइबेरिया। रूस का उत्तरी भाग है वो साइबेरिया कहलाता है, और इस इलाके के अंदर ये लोग निवास करते हैं। यह इलाका बहुत बड़ा विस्तृत इलाका है, तो इसके अंदर अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि यूकाधीर, चकची, तूंग, इन नामों से इनको संबोधित किया जाता है। यूकाधीर है, चकची है, तूंग है, याकूत भी है। याकूत के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। तो ये एस्किमो जनजाति के उपनाम या अन्य नाम है। इन नामों से इन लोगों को संबोधित किया जाता है। फिर अपने बात करें इनके शारीरिक संरचना की, ढील डोल की और प्रजाति की। प्रजाति की अगर बात करें तो ये लोग मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। मंगोलाइड प्रजाति या मंगोलियन प्रजाति, जिसकी उत्पत्ति मंगोलिया और चीन से मानी जाती है। तो एस्किमो लोग हैं वो मंगोलाइड प्रजाति के हैं, जिन्हें मंगोलिया या चीन की प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की प्रजाति के लोग दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर निवास करते हैं। पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो म्यांमार है, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों के अंदर ये प्रजाति निवास करती है। फिर इनकी अगर अपने शारीरिक संरचना की बात करें, शारीरिक संरचना की अगर बात करें तो शारीरिक संरचना में ये चीन या मंगोलिया के लोगों के जैसे दिखाई देते हैं। यानी कि आंखें हैं वो छोटी होती है, छोटी आंखें, बाल सीधे होते हैं, चेहरा चौड़ा होता है, कद काठी है वो मंजली होती है, यानी मंजले कद के ये लोग होते हैं। ढील ढोल के अंदर ये सुढोल प्रवृत्ति के होते हैं। इनके दांत है वो सफेद होते हैं। तो शारीरिक संरचना के बाद में अगर इनके स्वभाव की बात करें तो ये
स्वभाव से शर्मीली प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मेलजोल वाले होते हैं, और हंसमुख प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। यानी कि सदा हर वातावरण के अंदर ये अपने आप को समायोजित करने का कार्य करते हैं और हंसमुख प्रवृत्ति के अंदर ही रहते हैं। फिर अपने बात करते हैं इनके अंतर्गत इनके आर्थिक क्रियाकलाप की। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या है कि जिसके द्वारा धन का उपार्जन किया जाता है। तो जिस वातावरण के अंदर ये रहते हैं वहां पर ये सारा इलाका बर्फीला इलाका है, तो किसी प्रकार से ना तो यहाँ पर कोई उद्योग है, ना कृषि कार्य किया जाता है। तो इनके आर्थिक क्रियाकलाप का जो मुख्य आधार है वो है आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। आखेट का अर्थ क्या है? शिकार करना। यानी कि ये लोग क्या है, जानवरों का शिकार करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप में इनका मुख्य आधार है वो आखेट है, यानी कि ये शिकार करते हैं। जिस इलाके के अंदर ये रहते हैं उस इलाके के अंदर ध्रुवीय भालू है, रेंडियर है, या फिर लेमिंग नाम का जीव है, खरगोश है, ध्रुवीय लोमड़ी है और सील मछली है। ये सारे जानवर पाए जाते हैं और ये लोग इनका शिकार करते हैं और इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लोमड़ी, खरगोश, ये सारे जानवर है। और यहाँ पर जो इनके भोजन की, इसी के साथ अपने भोजन की बात भी बाद में करेंगे, पहले आखेट की बात कर रहे हैं। तो आखेट करने के इनके जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दो मौसम होते हैं, एक शीतकाल का, शीतकालीन मौसम, और दूसरा बसंत काल। बसंत काल को ही ग्रीष्म काल बोला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। लंबे टाइम तक सर्दी का मौसम होता है, लगभग 7-8 महीने, और 4-5 महीने का टाइम होता है गर्मी का, वो बसंत काल का टाइम होता है। तो गर्मियों और सर्दियों के अंदर अगर इनके शिकार की बात करें तो इनके शिकार करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर अपने ग्रीष्मकालीन शिकार की बात करें, ग्रीष्मकालीन शिकार, ग्रीष्मकालीन यानी कि बसंत काल। तो बसंतकालीन शिकार की बात करें तो इसके अंतकालीन जो शिकार की पद्धति है उसे उत्तोक के नाम से जाना जाता है। यानी कि बसंतकालीन शिकार करने की इनकी विधि है वो क्या है? उत्तोक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघल जाती है और समुद्र के अंदर पानी हो जाता है और मछलियां, सील मछली है, वो धूप सेकने के लिए समुद्र के तटीय इलाके के अंदर बाहर आ जाती है। तो इस टाइम में ये लोग क्या करते हैं कि शिकारी कुत्तों की सहायता से ये लोग सील मछली का शिकार करते हैं गर्मियों में। तो शिकारी कुत्तों की सहायता से बसंत काल या ग्रीष्म काल में जो शिकार करने की प्रवृत्ति है उसे उत्तोक के नाम से जाना जाता है। अब अपनी बात करते हैं शीतकालीन आखेट की, यानी कि शीतकाल के अंदर आखेट कैसे किया जाता है। तो शीतकाल में शिकार की दो विधियां होती है, एक को बोलते हैं माऊ पाक और दूसरी को बोलते हैं इत्तुर पाक। माऊ पाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना।
अब इन विधियों के अंतर्गत क्या है कि माऊ पाक के अंतर्गत एक छिद्र के माध्यम से शिकार किया जाता है और इतुर पाक के माध्यम से दो छिद्रों के माध्यम से शिकार किया जाता है। माऊ पाक के अंतर्गत क्या है कि जब सर्दियों का मौसम होता है और पूरा समुद्र है वो ऊपर से बर्फ से ढक जाता है, चारों तरफ है बर्फ ही बर्फ जमी होती है, समुद्र है यानी कि आर्कटिक महासागर है वो भी बर्फ से ढक जाता है और सील मछलियां है वो समुद्र के अंदर है गहरे पानी में चली जाती है जहां का तापमान बाहरी इलाके से कुछ ऊंचा होता है। तो ये मछली श्वसन क्रिया के लिए छिद्र बना लेती है, श्वास लेने के लिए जहां पर बर्फ जमना शुरू होती है उसी टाइम में थोड़ी बर्फ जमती है तो उसी बर्फ को तोड़ना शुरू कर देती है और अपने लिए एक सुराख बना लेती है ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए। तो ये मछली क्या है कि यहाँ पर श्वास लेने के लिए आती है। तो एस्किमो व्यक्ति है वो यहाँ पर हार्पून क्या होता है आपको बता देते हैं। हार्पून है भालानुमा हथियार होता है, शिकार करने का इनका जो मुख्य हथियार होता है वो हार्पून होता है। हार्पून में एक लकड़ी का डंडा होता है जिसके नीचे लोहे या फिर हड्डी की नुकीली नोक होती है और दूसरा सिरा इसका रस्सी से बंधा होता है। तो इस बालेनुमा हथियार को हार्पून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक एस्किमो है वो हार्पून लिए बैठा रहता है और जैसे ही मछली बाहर आती है बाले से उसका शिकार कर लेता है। तो लंबे टाइम तक यहाँ पर इसको इंतजार करना पड़ता है, इसीलिए इसका अर्थ है प्रतीक्षा करना। और दूसरी विधि है इतुर पाक है। इसके अंतर्गत क्या है कि एक तो सुराख है वो मछली बनाती है, दूसरा सुराख ये खुद बना लेते हैं। अब क्या है कि एक व्यक्ति तो यहाँ पर मछलियों के लिए चारा डालता है यानी कि मांस का टुकड़ा, सड़े हुए मांस का टुकड़ा होता है। तो सील मछली को उसकी सुगंध आ जाती है और वो इस ओर आती है। तो जैसे ही वो मांस खाने के लिए इस ओर से आएगी तो ये ऊपर से भाले से इसका शिकार कर लेगा। तो इस प्रकार से शिकार करने की इनकी ये 3 प्रकार की विधियां है। माऊ पाक और इतुर पाक है वो शीतकालीन विधि है और उत्तोक है वो ग्रीष्म या बसंत कालीन विधि है। तीनों ही विधियों के माध्यम से ये सील मछली का शिकार करते हैं। अब अपने बात करें कि ये शिकार कर रहे हैं तो इनके हथियारों की, हथियार यानी कि औजार, यानी कौन कौन से हथियार या फिर औजार है जिनके माध्यम से ये शिकार करते हैं। तो एक तो हमने अभी पढ़ा था हार्पून। हार्पून क्या है, भालानुमा हथियार होता है जिसमें लकड़ी के डंडे की आगे की नोक है वो नुकीली होती है और पीछे का सिरा रस्सी से बंधा होता है, इसके माध्यम से ये शिकार करते हैं। इसके अलावा ये 2 प्रकार की नावों का प्रयोग भी करते हैं होती है। एक तो है कयाक और दूसरी को बोलते हैं उमियाक। कयाक क्या है, एक विशेष प्रकार की इनकी नाव है जिसके माध्यम से ये सील मछली का शिकार करते हैं। दूसरी नाव है वो है उमियाक। उमियाक यानी कि बड़ी नाव। कयाक का प्रयोग महिलाएं करती है, उमियाक नाव का प्रयोग है वो पुरुष करते हैं और उमियाक के माध्यम से ये व्हेल जैसी बड़ी मछलियों का शिकार भी करते हैं। तो बड़ी मछलियों के शिकार के लिए उमियाक नामक नाव का प्रयोग करते हैं, छोटी मछली के शिकार के लिए छोटी नाव जिसे कयाक के नाम से जाना जाता है इसका प्रयोग करते हैं। तो ये थे इनके हथियार या औजार। फिर अगला जो अपना पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक दशा। सामाजिक दशा यानी कि इनके अगर समाज की बात करें कि किस प्रकार का समाज होता है तो आपको बता दें
कि यह लोग संगठित समाज के अंदर, संगठित समूहों, संगठित कबीलों के अंदर निवास करते हैं। एक दूसरे से ये सांस्कृतिक सामाजिक रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं। और सामाजिक दशा के अंतर्गत अगर बात करें अपने इनके भोजन की, तो भोजन के अंदर ये कच्चा मांस खाते हैं। और उसके अंतर्गत अगर बात करें तो रेंडियर, सील मछली, इसके अलावा ध्रुवीय खरगोश, लोमड़ी या फिर लेमिंग नाम का एक जीव होता है, इनका ये शिकार करके भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये लोग जिस इलाके के अंदर निवास करते हैं वहां पर भोजन की बड़ी मात्रा में कमी पाई जाती है। सर्दियों के अंदर ये सारे जीव है वो दक्षिण की ओर पलायन कर जाते हैं, तो जिसके कारण ये लोग बासी भोजन को भी खा लेते हैं, क्योंकि जिस इलाके में ये रहते हैं वहां पर मांस लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। इनके भोजन के अंदर मुख्य रूप से सील मछली और रेंडियर ये दोनों होते हैं। वैसे रेंडियर को ये पालतू जानवर के रूप में पालने का कार्य भी करते हैं और रेंडियर का प्रयोग परिवहन में भी किया जाता है। तो इनके परिवहन के अंतर्गत अगर बात करें तो मुख्य रूप से एक नाम आता है स्लेज। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्लेज क्या है, तो स्लेज क्या है? पहिए विहीन गाड़ी है। पहिए विहीन गाड़ी, ऐसी पहिए विहीन गाड़ी जो रेंडियर या फिर कुत्तों के माध्यम से खींची जाती है, स्लेज के नाम से जाना जाता है। यह हड्डियों, रेंडियर की हड्डियों से बनी हुई होती है और बर्फ पर फिसलन होती है, जिसके कारण पहियों की जरूरत नहीं पड़ती है। भोजन के बाद में अगर अपने बात करें इनके वस्त्रों की, अगला पॉइंट है वो है अपना वस्त्र। ये लोग ठंडे इलाके में रहते हैं, ध्रुवीय इलाके में रहते हैं, जहां पर तापमान माइनस में होता है, तो इनको अधिक वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, यानी अधिक वस्त्र पहनते हैं। इनके वस्त्रों की अगर बात करें तो उसमें मुख्य रूप से जो वस्त्र बात करें तो तिमियाक और अन्नोहाक, ये दो मुख्य प्रकार के वस्त्र है। तिमियाक इनका एक बांहदार वस्त्र होता है और तिमियाक के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे अन्नोहाक के नाम से जाना जाता है। महिलाएं और पुरुष दोनों एक समान वस्त्र पहनते हैं, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के वस्त्रों में कोई अंतर नहीं होता, एक जैसे ही होते हैं। और विशेषकर जो इनके वस्त्र है वो रेंडियर की खाल से बनाए जाते हैं। इसके अलावा सील मछली की खाल से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर यानी कि बालों से भी इनके वस्त्र है वो बनाए जाते हैं। इनके अलावा ये लोग चमड़े के जूते भी पहनते हैं। उन जूतों को मुकलुक से या फिर कार्मिक के नाम से जाना जाता है। वस्त्रों के बाद में जो अगला पॉइंट है सामाजिक दशा के अंतर्गत है वो है इनके मकान अथवा घर। मकान और घर की अगर इनकी बात करें तो इन लोगों के दो प्रकार के मकान होते हैं। एक होता है इग्लू और दूसरा होता है कर्मक। इग्लू है वो होता है शीतकालीन घर और कर्मक होता है वो होता है ग्रीष्मकालीन घर। अब सबसे पहले अपने इग्लू की बात करते हैं। इग्लू क्या है?
तो एस्किमो लोगों का बर्फ से बना हुआ घर इग्लू कहलाता है। ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर पूरे इलाके के अंदर, जिस इलाके में ये रहते हैं, बर्फ होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, बर्फ को काट कर इसकी अलग अलग सिल्लियां बना लेते हैं। बर्फ के टुकड़ों को इन्होंने अलग अलग काट लिया। अब इन टुकड़ों को ईंट की भांति एक दूसरे के ऊपर सही रूप से इस प्रकार से लगा देते हैं और अपना मकान है वो बना लेते हैं। यह दोहरी ईंटों से युक्त होता है, यानी दीवार है वो डबल होती है। पहले एक दीवार बनाई फिर दूसरी, ताकि हवा है वो अंदर प्रवेश न कर पाए। और इसका दरवाजा है वो एक गुफा सुरंग के रूप में निकलता है। और अंदर का भाग है वो बर्फ से बना हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, बाहर से इसका तापमान है वो ज्यादा बना रहता है। अंदर इसको गर्म करने के लिए ये सील मछली की खाल को जला लेते हैं, जिससे कुछ मात्रा में बाहर की अपेक्षा अंदर तापमान है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बर्फ से बना हुआ शीतकालीन मकान इग्लू कहलाता है। और कर्मक की बात करें तो ग्रीष्मकालीन जो इनकी झोपड़ी होती है, जो रेंडियर की हड्डियों से बनी हुई होती है, और इसके ऊपर रेंडियर या फिर सील मछली की खाल से ढक देते हैं, तो उसे कर्मक के नाम से जाना जाता है। फिर अपने इसमें बात करते हैं इनके समायोजन की। अगर अपने इनके समायोजन की बात करें, समायोजन यानी कि वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन का इन्होंने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यानी कि इतने ठंड वाले इलाके के अंदर ये जीवन यापन कर रहे हैं। ये लोग 10 लाख की संख्या में है, यानी इनकी संख्या कितनी है, 10 लाख की संख्या में 10,000 साल से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। तो यह वातावरण समायोजन का अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। लंबे टाइम से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और इतने शीत वातावरण के अंदर आज भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर रहे हैं। फिर बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, या वर्तमान परिदृश्य की, या फिर लोगों से मेलजोल की। तो वर्तमान के अंदर ये लोग क्या है कि कनाडा और यूएसए के लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। कनाडा और यूएसए के लोगों के संपर्क में आने से इनके जीवन में काफी बदलाव हुआ है। जिस प्रकार अपने बात करें कि ये पहले स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते थे, जो कि कुत्तों या रेंडियर के माध्यम से खींची जाती थी, उसकी जगह वर्तमान में ये स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे हैं। ये लोग उत्तरी अमेरिका के अंदर अलास्का में रहते हैं, और अलास्का के अंदर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उद्योग लगाए हुए थे, उनके जो खंडहर है उनके अंदर निवास करने लगे हैं। हार्पून जो कि इनका भालानुमा हथियार था, उसकी जगह ये लोग बंदूक का प्रयोग करने लगे हैं। और बाकी उत्तरी अमेरिका के लोग ने इनके लिए भोजन और दवाइयों का प्रबंध किया है, जिनके कारण इनकी जनसंख्या है वो वर्तमान में लगातार बढ़ रही है। तो इस प्रकार ये थी अपनी एस्किमो जनजाति। अगली जनजाति की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।